सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से भाई बहन जितने भी हो भाई बहन दोस्त मेरे स्टूडेंट जितने भी हो सभी को मेरे तरफ से मान्यवर कांसीराम जी की जन्म दिवस पर सत सत नमन करता हूं। आप लोग खुश होंगे, आई होप, मुझे भरोसा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी को सभी लोग विश कर रहे होंगे आज मान्यवर कांसीराम जी के जन्म दिवस पर। तो मुझे भी बहुत से लोग विश किए हैं, सभी को थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी विश हो रहा होगा। तो पहली बात तो दोस्तों आपको बता दें कि विश करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। अगर उनके रास्ते पर हमें चलना है तो उनके बातों को अपने जहन में डालना है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग वीडियो डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि आज उनका जन्म दिवस है, आज उनका जन्म दिवस है, महापुरुष जो हैं उनका जन्म दिवस है। हाँ, खुश हैं, अच्छी बात है, आप लोग कर देते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर उनके रास्ते पर अगर हम लोग चल देना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 85% को एक होने में। मान्यवर कांसीराम जी भी 85% को ही एक किया था। अपने समाज में लोग एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। 85% क्या, अब हमको लगता है कि 10% भी एक एक तरफ नहीं है। हजारों पार्टियां बना लिए, एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। पता है मान्यवर कांसीराम जी ने क्या, मान्यवर कांसीराम जी का सपना क्या था और बहन जी का सपना क्या था? जब वो दोनों एक साथ थे तो उनका सपना ये था कि दोनों अगर केंद्र पर बैठ जाते हैं, दोनों लोग अगर केंद्र पर बैठ जाते हैं तो हम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, सभी को बौद्ध धर्म बना देंगे। बौद्ध धर्म का मतलब जानते हो ना, इसमें कोई जात पात नहीं होती है। उनका दोनों का सपना था कि ऐसे अगर हम लोग सत्ता पर बैठते हैं, मतलब ऐसे अगर हम बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो कोई हम लोगों की बातें नहीं मानेगा। अगर हम केंद्र पर बैठकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं ना तो सबकी बातें, सब लोग बातें मानेंगे। लेकिन क्या है कि ना ही उनका सपना पूरा हुआ और ना ही इनका सपना पूरा हुआ। मान्यवर कांसीराम जी का सपना पूरा होने से पहले उनका डेथ हो गया था। हाँ, आइए पूरा डिटेल में बताते हैं आपको कि मान्यवर कांसीराम जी का जीवनी क्या थी और वो कैसा संघर्ष किया था और क्या क्या उनके साथ हुआ था। आज जानेंगे पूरा डिटेल में कि किस संस्था का उन्होंने स्थापना किया, बहुजन समाज की स्थापना कब हुआ और कैसे क्या हुआ। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि जब दलितों पर शोषण हो रहा था, सबसे पहले जब दलितों पर शोषण हो रहा था तो उस समय उभर कर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आए थे। दलितों की रक्षा किया, 85% की बात की। ओबीसी मंत्री पद, कानून नहीं, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज भी ओबीसी की आंखें नहीं खुल रही है। 85% में हम लोग गिनती तो होते हैं। बहुजन का मतलब आप समझते हो ना, बहुजन मतलब हम सब एक हैं। लेकिन क्या है, कुछ नहीं। बहुजन पार्टी बनाने का मतलब ये था कि हम जितने 85% हैं कहीं बिखर कर ना जाए। कितना मेहनत लगा होगा ना उनको बनाने में। लेकिन उनके जाने के बाद से क्या हुआ, 10 साल 15 साल तक चली पार्टियां, चली, फिर उसके बाद से पार्टियां टूटने लगी। 10-15 साल भी नहीं चला, अधिक से अधिक 7-8 साल चला पार्टियां, और अपना अपना खुद का पार्टी लोग बनाने लगे। खैर कोई बात नहीं। आज सबसे पहले आपको बता दें कि उस समय मसीहा हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, दलितों के मसीहा, हमारे दाता, जो दलितों के सबसे बड़े, कुछ भी कहो, लोग तो दूसरे में भगवान कहते हैं, तो हम लोगों का भगवान, माँ पिता से बढ़कर वो थे उस समय, जो दलितों के शोषण, मतलब उनके लिए लड़ते थे, न्याय के लिए लड़ते थे, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ कर गए। पता है उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर उनके अंदर घुसकर देखोगे ना तब उनके संघर्षों के बारे में पता चलेगा। संविधान आजाद हो गया था 26 जनवरी, मतलब संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी, पूरा देश स्वतंत्र पूरे भारत में लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। उस समय कुछ सालों बाद क्या हुआ था कि हम लोगों के बीच से एक तारा, जिसको सूर्य बोलते हैं या कुछ भी समझो, हम लोगों के दलितों का मसीहा बीच से चला गया, जो हम लोगों का रक्षा करने वाले थे। हम लोगों का संविधान, मतलब जो बीच में 10 लोगों के बीच में बोलने का अधिकार दिया, लड़ने का अधिकार दिया, हक बराबरी का अधिकार दिया, वो कुछ सालों बाद चले गए 1956 में। 6 दिसंबर 1956 को हम लोगों को छोड़कर अलविदा हो गए। जब देश में आपत्ति आ रही थी, बहुजन समाज के लोग जितने भी 85% लोग थे, इन पर शोषण हो रहा था। कोई नहीं मसीहा था उस समय, सिर्फ एक ही थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कोई नहीं पूछने वाला था आप लोगों को, ना हमको ना आपको, चाहे ओबीसी हो, SC हो, माइनॉरिटी के लोग जितने भी लोग हैं, सब उनके नीचे ही रहते थे। और जब चले गए तो फिर से दलितों पर ज़्यादा शोषण होने लगा था। जब दलितों पर शोषण होने लगा था ना दोस्तों, तो अब ये खोजने लगा था, लोग अपने मसीहा को खोजने लगे थे कि अब कौन बनेगा मसीहा, हम लोगों की रक्षा कौन करेगा।
तो रक्षा करने के लिए तब बनकर एक आए मसीहा उभरा, सबसे उभरे ताकतवर बनकर दलितों का मसीहा मान्यवर कांसीराम जी। मान्यवर कांसीराम जी का जन्म कब हुआ था, आइए शुरू से लेकर हम लोग डिटेल में जानते हैं मान्यवर कांसीराम जी कैसे संघर्ष किए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो इस साल 2022 में 15 मार्च है ना, 88वां जन्म दिवस उनका मनाया जा रहा है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 मार्च 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1934 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पृथ्वीपुर में। कहाँ पर हुआ था, पृथ्वीपुर, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पृथ्वीपुर में हुआ था। पृथ्वीपुर बुंगा में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये छोटे थे ना, इनके कहानी के बारे में बताते हैं। तो जन्म दिवस कौन सा है, तो 88वां इस साल 2022 में। जन्म कब हुआ था, 15 मार्च 1934 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पृथ्वीपुर में हुआ था, पृथ्वीपुर बुंगा में। दोस्तों आपको बता दें इनके पूरे डिटेल कहानी के साथ में आपको रियलाइज करते हुए उनके पार्टियों के बारे में बताते चलेंगे। तो जब इनका जन्म हुआ था ना, तो जब ये छोटे थे तो इनका ये सिख समुदाय में थे। क्या, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सिख समुदाय में हुआ था। इनके पिता का नाम था हरि सिंह, नाम क्या था, हरि सिंह। इनके पिता का नाम था हरि सिंह। जब ये सिख समुदाय में जन्मे थे तो इनके पिता हरि सिंह, इनके बाल जो सरदार लोग होते हैं ना, कृपाण सिख वगैरह जो होते हैं, अपना सिख चोटी वगैरह जो होता है उसको धारण करते हैं। तो इनका भी सिख था, मतलब पार्टी था। ये शुरू से ही अपने समाज के प्रति इनके मतलब दलितों के प्रति इतना लगाव हो गया था, देखकर समाज में शोषित व्यक्ति को देख कर इतना ये संघर्ष करना सीख लिए थे, देख कर कि क्या आपको बताएं। जब ये संघर्ष करते थे ना, तो लोगों को देख कर ये अपने आप में परिवर्तन करते थे। इनका शुरू से ही पढ़ने का बहुत मन करता था, हर एक चीज बुक वगैरह जितना भी हुआ करता था ये पढ़ते थे। जब पढ़ते थे इनके पढ़ने में भी मन लगता था। और जब पढ़ते थे तो आपको बता दें कि ये जब छोटे थे तो इनका बाल था, पहली बात, और कृपाण था। इन्होंने एक दिन फैसला किया कि मुझे बाल कटवाना है। बाल कटवाने के लिए इन्होंने अपने मम्मी पापा से कहा, तो मम्मी पापा ने इनको रोका, लेकिन ये नहीं माने, बाल को कटवा दिया। जब बाल को कटवा दिया और इनका मन ज़्यादातर, ये कुश्ती भी लड़ते थे। क्या करते थे, कुश्ती में इनका ज़्यादा तरह से मन लगता था। और ये मतलब हर जगह, मतलब इनमें इतना ताकत था उस समय के, पढ़ने में भी इनका मन लगता था और कुश्ती के मास्टर भी थे उस समय, समझ लीजिए। तो कुश्ती लड़ते थे। दोस्तों ऐसे समाज सेविका करने लगे थे। इनका मन वैसे समाज के प्रति लगने लगा था। फिर धीरे धीरे करके इनका उम्र हो गया बड़ा। जब ये हो गए, जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने क्या किया कि इनके समाज का ही संविधान तो लागू हो ही चुका था उस समय। जब संविधान लागू हो चुका था तो उस समय दलित के समाज के लोग तो जागरूक दो चार तो हो ही चुके थे उस समय। तो अपने ही समाज के लोग, दलित समाज के लोग एक जॉब करते थे। जब सरकारी जॉब अगर मिलती थी उनको, तो क्या होता था कि एक दिन ऐसा हुआ कि सरकारी जॉब एक व्यक्ति कर रहा था। जब वो सरकारी जॉब कर रहा था तो उसको 14 अप्रैल का छुट्टी चाहिए था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर उसको छुट्टी चाहिए था। तो उसने अपने जो हेड होता है वहाँ का, उससे कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। तो उसने पूछा क्यों छुट्टी चाहिए, तो उसने बोला, उस बालक ने बोला, जैसे जो जॉब करता था लड़का दलित समाज का था, तो उसने कहा कि मुझे 14 अप्रैल की जयंती की छुट्टी चाहिए मुझे। लेकिन उसने क्या किया, छुट्टी नहीं दिया। क्या किया, छुट्टी नहीं दिया। बोला उसने, क्या बोला, अधिकारी ने बोला, देख तुझे या तो बोल तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, जो उस समय के दलित समाज का था, तो उसने कहा कि मुझे दोनों चाहिए। तो वो अधिकारी गुस्सा हो गया और उसको क्या कर दिया, वहां से निकाल दिया। क्या किया, सरकारी जॉब से निकाल दिया उसको। और ये आकर रोने लगे। तो उसी समय मान्यवर कांसीराम जी थे। मान्यवर कांसीराम जी ने इसको दिलासा दिया और वकील के पास ले गए। और वकील के पास ले गए तो वकील उसने 10 रुपये जो था, मतलब उसके पास 10 पैसे या 50 पैसे ऐसे थे। तो उसने कहा कि मेरे पास, मान्यवर कांसीराम जी ने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं वकील करने के लिए, अगर हम लोग लड़ते हैं वकील से, मतलब सरकार से लड़ते हैं, तो कितने पैसे हैं आपके पास। तो उसने शायद 50 पैसे ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा, हंसने लगे मान्यवर कांसीराम जी और उसको लेकर गए। तो वकील बोला 1000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने 500 रुपये दिया। मान्यवर कांसीराम जी ने उसको 500 दिया, कहा कि केस लड़िए और इसको रखिए। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने सोच लिया कि, मन में बिठा लिया कि ऐसे नहीं होगा। अब तक तो ये तो हमारा अधिकार है, हमारे जो महापुरुष हैं इनके जयंती पर छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। इतना मतलब बड़ा कांड हो रहा है। ये लोग मतलब कोई भी त्यौहार मना ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों के महापुरुष जो हैं, हम लोगों के लिए करके गए हैं, उनके जयंती पर छुट्टी नहीं दे रहा है।
तब इन्होंने ठान लिया और समाज में संगठित समाज को जुटाने लगे। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा है बाबा साहब ने, देखिए, छुट्टी नहीं दिया, भेदभाव किया लोगों के साथ में, क्योंकि दिवस नहीं मनाने देते थे, जयंती नहीं मनाने देते थे हमारे महापुरुषों की, भेदभाव किया। और क्या करते हैं, भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या किया, 1964 में, देखिएगा 1964 में दलित समाज कार्यकर्ता बन गए। डॉक्टर बी.आर. मतलब मान्यवर कांशीराम जी 1964 में क्या बन गए, दलित समाज कार्यकर्ता बन गए। क्यों बन गए, आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया, क्योंकि जब उनको लगा कि मुझे ही आगे आना चाहिए, कोई उस समय का पढ़ा लिखा उतना नहीं हुआ करता था, और वो पढ़ लिख गए थे और समाज में जागरूकता लाना चाहते थे, और आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया, सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था उन्होंने। जब पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर उन्होंने लेटर में लिखा कि मुझे ना ही शादी करनी है, ना ही घर आना है, मुझे सब कुछ संन्यास ले लेना है, मुझे अपने समाज के लिए लड़ना है, अपने समाज को, शोषित दलितों को रक्षा करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको पढ़ाना है, उनको सत्ता में लाना है। जब ये खत पढ़ा मम्मी पापा ने तो उनकी आंखों में आंसू आ गया था। पता है दोस्तों, जब उन्होंने संघर्ष इतना किया, सब कुछ त्याग दिया अपना, जब सब कुछ त्याग दिया, तब उन्होंने ये मुकाम तक पहुंचे हैं। लोग क्या क्या करते हैं, इसे पढ़कर उन्होंने क्या किया, अब देखिए दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा 1964 में इन्होंने किसका, दलित समाज के कार्यकर्ता के रूप में उभर गए। फिर क्या हुआ, बाबा साहब की ये किताबें पढ़ते थे। जब बाबा साहब की किताबें, एक थी, उनका नाम क्या था, एनिहिलेंस। क्या नाम था, एनिहिलेंस ऑफ द कास्ट। बाबा साहब की एक फेवरेट किताब थी एनिहिलेंस ऑफ द कास्ट। उसमें मान्यवर कांशीराम जी जब उसको पढ़े ना, तो उनको उन्हीं के रिलाइज में, देखिएगा, को पढ़ लिया था, और बाद में इसके क्या हो गए थे, उसके दर्शन, मतलब उसको पढ़कर इतना प्रभावित हो गए थे ना। अब उनको अपने समाज के लिए जागरूकता लाना था, लोगों में जुनून पैदा करना था, लोगों को संघर्ष करना था, लोगों में जाति पात के भेदभाव मिटाकर एक बहुजन समाज बनाना था। मतलब तो उनको सबसे पहले दलित समाज का लीडर बन गए ये। तो ध्यान से देखिएगा, उस समय के कोई भी, जितने भी पाखंडी 15% लोग हुआ करते थे, सब दलितों के साथ शोषण ही किया करते थे। जो आता था तो फायदे की बात, मतलब 2-4 पैसे में लालच देकर उन्होंने लोगों को भटका भुला देते थे। तो यही हो गया। उनका एक कथन था कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप एक छोटा मालिक बनो। क्या, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप एक छोटा मालिक बनो, और दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना सत्ता खुद बनाओ। क्या, दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना सत्ता खुद बनाओ। एक कथन था। ऐसे लगभग 7-8 कथन आपको बताएंगे, याद रखिएगा, उनका स्टेटमेंट था। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी से जुड़े, ये बाद में क्या हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, और कांग्रेस पार्टी से जब जुड़े थे तो उस समय इनको त्रुटियां नजर आई। कांग्रेस में त्रुटियां बहुत सी नजर आई, तो कांग्रेस को इन्होंने क्या कर दिया, भंग करके या छोड़कर वहां से चले आए। तो वही लिखा है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, कारण उनका मोह भंग हो गया था। मतलब उनके स्वभाव, भाव, विचार जो थे, सब उनको अलग लगने लगा था, उनके अंदर कुरीतियां आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया था। इस कारण 1971 में अखिल भारतीय, याद रखिएगा, अखिल भारतीय जो था उस समय, अखिल भारतीय की संस्थापक जो थे उस समय मान्यवर कांशीराम जी थे। तो जो समाज था तो उसका 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग थे कर्मचारी संघ की स्थापना की। याद रखिएगा, किस संस्था का 1971 में स्थापना किया, तो अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का जो उस समय का संस्था था, तो उसकी स्थापना किया था। क्या, किसने, तो मान्यवर कांशीराम जी ने। यही आगे चलकर क्या बन गया था, आगे चलकर 1978 में यही जो अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक था, ये आगे चलकर 1971 में तो अखिल भारतीय SC ST OBC संघ की स्थापना हुआ था, और बाद में क्या हुआ था, 1978 में आगे चलकर ये संस्था वामसेक बन गई। क्या बन गई, वामसेक बन गई। याद रखिएगा, 1978 में जो हमारी वामसेक है ना, वामसेक लोग बोलते हैं कि वामसेक के संस्थापक कौन है, तो वामसेक के संस्थापक यही थे, मान्यवर कांशीराम जी। तो 1978 में मान्यवर कांशीराम जी का क्या बन गया था, ये वामसेक का स्थापना इन्होंने कर दिया था। तो किसने किया था, तो मान्यवर कांशीराम जी ने किया था, मान्यवर कांशीराम जी ने किया था। फिर इसके बाद से क्या हुआ था, याद रखिएगा, इसके बाद 1981 में एक सामाजिक संगठन बनाए जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष संगठन बोलते हैं। तो इसको अगर मोटे शब्दों में बोलोगे तो DSS, क्या है, DSS, या इसको बोलते हैं DS4। क्या बोलते हैं, DS4 की स्थापना किया। कब, 1981 में। याद रखिएगा, DS4 की स्थापना कब किया था, तो 1981 में।
देखिएगा, DS4 की संगठन बनाया जिसे क्या बोलते हैं, DSS या DS4 बोलते हैं। याद रखिएगा DS4, ये जब संस्था बनाए थे ना, तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। उनका एक नारा था, क्या नारा था, नारा याद रखिएगा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। नारा याद रखिएगा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। उनका एक स्टेटमेंट था, याद नहीं था मुझे भी, मैंने लिख दिया ऐसे ही। क्या था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया, उन्हीं का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ये नहीं मत सोचिएगा कि मेरा है, उनका स्टेटमेंट था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। जब ये संस्था का स्थापना किया था, DS4 की स्थापना जब किया था, 6 दिसंबर को इन्होंने DS4 की स्थापना किया था। याद रखिएगा, कितने, 6 दिसंबर को ये DS4 की स्थापना किया था। फिर उसके बाद से क्या हुआ था, उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने में अपनी कोशिश शुरू कर दिया। क्या, दलित जो जितने भी वोट थे, उन्होंने कब, 1984 में, कब, 1984 में, ये देखिए 1984 में दलित जितने थे उनको वोट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। किसने, तो डॉक्टर BR मतलब मान्यवर कांसीराम जी ने शुरू कर दिया था। फिर ये तो हो गया था। अब एक स्टेटमेंट और है, मेरे पास लिखा होगा, वेट करिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टेटमेंट है उनका, अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि जिस कौम में मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है ना, वो कभी क्रांति नहीं करते, और जो क्रांति नहीं करते वो कभी शासन में नहीं आते, और जो सत्ता में नहीं आता या शासन में नहीं आता, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें कि मोदी जी ने मान्यवर कांसीराम जी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और जान लिया। हमारे 85% या दलितों को फ्री में मुफ्त में खाना देने लगे, और हमारी कौम क्या होने लगी, आलसी होने लगी। इसलिए हम लोग सत्ता नहीं बना पाते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, मान्यवर कांसीराम जी का है, याद रखिएगा। ये ऐसा ना हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा दो। तो ये मान्यवर कांसीराम जी का स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं। जिस कौम में मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिएगा, दलितों को अपना कोशिश, मतलब क्या किया, दलित को वोट इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू कर दी। और 1984 में, अब याद रखिएगा, 1900 हमारा BSP, जिसको बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना कब हो गई, तो उन्हीं के बदौलत है कि मान्यवर कांसीराम उस समय, बहन कुमारी मायावती जी उस समय भी उभर कर एक समाज में उभरी थी। ये जब लोगों को जगा रहे थे ना उस समय, तो बहन कुमारी मायावती जी भी उस समय उभरी थी। जब ये क्या करती थी, इनके पिताजी उस समय जब हुआ करते थे, तो इनको पढ़ाने के लिए IAS की तैयारी करवाते थे। जब IAS की ये तैयारी कर रही थी, तो इनका भी समाज के प्रति बहुत लगाव था। इन्होंने क्या किया कि जब एक बैठक हुआ था, उसमें जैसे उसको क्या बोलते हैं, बैठक होती है, जैसे सम्मेलन होता है, दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, 7वां सम्मेलन हुआ था। तो उस समय ठाकुर एक था, तो हम लोगों को दलित, मतलब उसको हरिजन कह के संबोधित किया था उस समय। तब बहन जी मायावती जी उस समय उभर कर आई, और उन्होंने उस समाज में जितने भी उस समय के समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनके सामने उस ठाकुर को लतेरा था, और क्या, अपने समाज को एक साथ जुटाने की बातें की थी। तो ये बातें जब मान्यवर कांसीराम जी को पता चली, उनके द्वारा एक वहाँ का जो हेड हुआ करता था, वो मान्यवर कांसीराम जी को बताया, तो मान्यवर कांसीराम जी उसी रात को बहन कुमारी मायावती जी के पास गए थे, और उन्होंने उनको ऐसा कहा कि अगर उनके पिताजी ने कहा कि हमारी बेटी चलकर आगे IAS बनेगी, तो उनका कहना क्या था, स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से सुनिएगा। मान्यवर कांसीराम जी का ही स्टेटमेंट है, इतना प्यारा सा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी IAS बनती है तो क्या करेगी, जाकर उन्हीं नेताओं का ही तो तलवे चाटते हैं सब लोग ना, जो IAS PCS बन जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, उन्हीं के नीचे अंडर में ही काम करते हैं ना। अगर आपकी बेटी IAS बन भी जाती है, कलेक्टर बन भी जाती है, तो उन्हीं के नीचे ही रहेगी। अगर आपकी बेटी बहुजन समाज या दलित समाज के लिए अगर कोई बड़ी नायिका बन गई ना, तो समझ लीजिए कि इसके नीचे ही सब लोग आकर IAS PCS काम करेंगे। इतनी बातें उनको बहन कुमारी मायावती जी के दिल पर लग गई, और वो क्या करने लगी, समाज में और सेविका, मतलब समाज सेविका करने लगी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मान्यवर कांसीराम जी जब चले गए, तो उनके पिताजी अगले दिन उन्होंने कहा कि मान्यवर कांसीराम जी के जैसे साथ रहने लगी थी, समाज को जगाने लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर
देख, अगर तुझे या तो आईएएस की तैयारी कर या तो तू मेरा घर छोड़ दे। तो उन्होंने ठान लिया, रात भर सोचा और उठकर बैग उठाई, अपना मान्यवर कांसीराम जी के साथ में और बहुजन समाज के साथ में निकल पड़ी और लोगों के प्रति जगाने के प्रति। तो वही तब जाकर उन्होंने दलित समाज मतलब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था। दलितों का वोट इकट्ठा करने में अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में बीएसपी की स्थापना की। याद रखिएगा 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। याद रखिएगा 1984 में छत्तीसगढ़ में उन्होंने पहला अपना जो चुनाव लड़ा था ना, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जांजगीर, कहां पर? जांजगीर। याद रखिएगा जांजगीर चंपा या क्या है, चंपा सीट से उन्होंने लड़ा था। ये तो नाम अटपट है थोड़ा, तो नाम भी याद रख लीजिएगा। जांजगीर चंपा, चंपा जिसको बोलते हैं, जांजगीर चंपा सीट से उन्होंने पहली बार मान्यवर कांसीराम जी ने सीट लड़ा था और यूपी में बीएसपी की सरकार बनी थी। याद रखिएगा यूपी में बीएसपी की सरकार बनी थी उस समय। और धीरे धीरे करके ऐसे लोगों को जगाते गए। साइकिल से लोग, तो उनके इतना साथ घटना हुआ ना कि साइकिल भी पिंचर जब हो जाती थी तो उनको बनवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, एक एक पैसे के लिए तरस जाते थे। आपको पता है कि जब उनको ठंडी लगी थी ना, जब ठंडी आई थी तो लोग कंबल ओढ़कर जाते थे, तो उनको लोग ऐसे बोले कि अरे कांसीराम, मान्यवर कांसीराम अपना कोट तो ले ले। तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने जैसे कि कहा कि एक स्वेटर वगैरह तो ले लो। तो उन्होंने जाकर एक दुकानदार पर, जब दुकानदार के पास पूछे ना, तो उन्होंने इतना, उनके पास पैसा नहीं था यार उस समय। जब पैसा नहीं था तो उस दुकानदार से कहा कि भाई साहब एक कोट दिखा दीजिए मुझे मतलब मेरे लिए एक कोट दिखा दीजिए। अच्छा, तो उस कोट, दुकानदार जो था ना, वो कोट दिखाया तो उसमें उसका रेट पता है क्या बताया? 40 रुपये बताया उस समय। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी हल्का कोई हो तो दिखा दो। तो एक दूसरा कोट निकाल कर दिखाया। जब वो भी कोट में उनको पसंद नहीं आया, तो मतलब पैसा वो भी महंगा था, 30 रुपये का वो कोट बताया। फिर धीरे धीरे फिर कहा इससे भी सस्ता नहीं है। तो दुकानदार भी कहा कि अरे साहब, इससे ये लास्ट है, इससे सस्ता कोई नहीं है। तो वो कोट 25 रुपये में बताया। तब जाकर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास अभी इससे भी अगर कोई सस्ता मिल जाए तो बताइए। तो उसने क्या कहा पता है दुकानदार ने? हाँ मिलेगा, जा कब्रिस्तान मिल जाएगा। तो उस बात को लेकर उन्होंने इतना अंदर वो खुश हुए ना कि हाँ, वो उठकर वहां से तुरंत चले गए। कहा हाँ सही कहा आपने, सही रास्ता मुझे बताया, मतलब कब्रिस्तान में भी कोट मिलेगा। वहां से उन्होंने 5 रुपये में कोट, 5 रुपये रखकर एक कोट पहनकर वहां से अपने ठंडी को बिताया था। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे संघर्ष किया था, लोगों में इतना जुनून पैदा कर दिए थे ना, 85% लोगों को इकट्ठा कर दिया था। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 20% भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, 25% भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। क्या होगा समाज का? समाज को जिस दिन बहुजन समाज टूट गई ना, उस दिन देख लीजिएगा क्या होगा, समाज नहीं बचेगा। उनका एक स्टेटमेंट और था, मेरे पास होगा। राजनीति चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। क्या था? राजनीतिक चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। समझ पाए कि नहीं? आपका जो समाज है, राजनीतिक चले या ना चले, जैसे कि इस समय बीएसपी हार गई है तो वो चल नहीं रहा है ना, नहीं चला है ना, राजनीतिक गति तो रुक गई है ना, राजनीतिक गति रुक गई है। लेकिन हमारा जो संघर्ष है ना, इसको रुकना नहीं चाहिए। अगर संघर्ष जिस दिन रोक दिए ना, उस दिन आपकी घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। याद रखिएगा, अभी भी कांड होना शुरू हो गया है इस सरकार में, बट कोई बात नहीं, मुझे क्या कहना, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो मान्यवर कांसीराम जी का लास्ट में इनका क्या हो गया, स्टेटमेंट देते देते इनका हार्ट अटैक से इनका मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हो गया? तो 6 दिसंबर को, याद रखिएगा, सॉरी 9 अक्टूबर को। हाँ, मृत्यु इनका कब हुआ था आपको बता दें कि ये अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे, इनको भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना था। और जब ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे, कब? 14 अक्टूबर को, जिस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ग्रहण किया था, 3.5 लाख लोगों से ज्यादा के साथ में इन्होंने ग्रहण किया था। उसी समय इन्होंने भी सोचा कि 14 अक्टूबर को हम